इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज रेड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन आपका -2 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है इन इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन, राइट। लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जब एक एलिमेंट रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट में बढ़ के जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और घटकर भी जाएगा, तो हम बोलेंगे तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये क्या बता रही है? तीन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रिएक्टेंट में रहेगा, ये प्रोडक्ट में रहेगा, एक बढ़कर और दूसरा घटकर। इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। वन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बिंदी मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट, बढ़कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। मैंने बोला कि दो प्रोडक्ट में जाएगा, ये नहीं बोला मैंने। प्रोडक्ट में दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, कि चाहे एक ही प्रोडक्ट में हो या मल्टीपल प्रोडक्ट में हो, पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। रिएक्टेंट में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एक रिएक्टेंट के अंदर। तो एलिमेंट इन वन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट गोज टू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट। दिस इज, यानी कि वो एलिमेंट का एक, दो और तीन ऑक्सीडेशन स्टेट उसको शो करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करनी पड़ेंगी उस एलिमेंट को, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का हिस्सा हो सकता है। हमने इसके एग्जांपल देखे थे। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे Br2 बेसिक मीडियम में आपका, फॉर एग्जांपल मैं NaOH ले लूं, या फिर मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ClO3 है, ClO2 है और ClO है। ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर रेड्यूस होकर तो Cl-1 में जाते हैं, रिडक्शन पॉसिबल है। ऑक्सीडाइज होकर ये ClO4-1 में जाता है, ये ऑक्सीडाइज होकर ClO3-1 में जाता है, ये ऑक्सीडाइज होकर ClO2-1 में या फिर ClO3-1 में भी जाता है। ये आप रिएक्शन देखोगे ऐसे। तो इधर क्या हो गया? क्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना हो गया? दो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। क्लोरीन ही रेड्यूस हुआ और क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का हो रहा है। +5 से -1 घटा भी और +5 से +7 प्रोडक्ट में बढ़ा भी, सेम एलिमेंट क्लोरीन। यहां पे बात करें तो +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1 है और यहाँ पर +5 है। सेम एलिमेंट रेड्यूस हुआ और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +3 से बढ़कर +5 में गया और घटकर -1 में गया। तो ये रिडक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट बढ़कर और घटकर जा रहा है। इधर +1 हो गया, इधर -1 हो गया क्लोरीन और इधर +3 हो गया। दिस इज सेम एलिमेंट रेड्यूस हो रहा है और सेम एलिमेंट यही क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। इसमें अगर हम देखें तो +1 ऑक्सीडाइज होकर +3 में जा रहा है, +1 रेड्यूस होकर -1 में जा रहा है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल देखें बच्चों, जैसे H3PO2 डिस्प्रपोर्शनेट होकर PH3NH3PO4 में जाता है। H3PO2 यहां पर अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस +1 में है, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में है, यहाँ फॉस्फोरस +5 है। तो फॉस्फोरस रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रेड्यूस होकर गया इधर और ऑक्सीडाइज होकर गया +5 में। तो +1 में फॉस्फोरस है, बढ़कर +5 में गया प्रोडक्ट में और घटकर -3 में गया। तो हम बोलेंगे दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
3 एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूं जो बहुत बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, काफी पूछे जाते हैं। तो एक है हेलोजन। हेलोजन का अगर हम जैसे NaOH, हेलोजन का NaOH या कोई और दूसरा बेस हो सकता है, और कोई दूसरा बेस भी हो सकता है हेलोजन होना। और हेलोजन का यहां पर जरूरी नहीं है कि हेलोजन आपका NaOH बेस हो, NaOH, KOH, COH ट्वाइस और दूसरा बेस भी हो सकता है। व्हाट आई मीन टू से, बेसिक मीडियम में अब ये जो बेस है ये कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन के साथ हो या बेस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, उस हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो X नेगेटिव में रेड्यूस होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट में, NOH नेगेटिव में ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे भी रेड्यूस होके X नेगेटिव में और ऑक्सीडाइज होके XO3 नेगेटिव में। ये किस में रेड्यूस होके गया? हैलाइड में, और इसका क्या नाम होता है? हाइपोहैलाइड ओलोफेस्नोइड। पढ़ चुके हैं हम लोग इन सबके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये हो गया हैलाइड, रेड्यूस होके इधर गया, और ये होता है आपका हैलेट। यहाँ पे हेलोजन का मतलब Cl2, Br2 और I2 है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो रेड्यूस होकर क्या गया? माइनस में, और ऑक्सीडाइज होकर किस में गया? +1 में गया। तो ऑक्सीडाइज और रेड्यूस होकर सेम एलिमेंट -1 और +1 में जा रहे हैं। कोल्ड एंड डाइल्यूट में हाइपोहैलाइड बनता है। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हेलोजन -1 में और हेलोजन +5 में। तो दोस्तों रेड्यूस होके गया आपका -1 में और ऑक्सीडाइज होकर गया आपका +5 में। तो दिस इज disproportionation reaction of halogen with base, reaction of halogen with base। पर यहाँ पे हेलोजन का मतलब बस फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब आप बोलोगे सर फ्लोरीन क्या? फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में विद बेस नहीं जाता। फ्लोरीन की रिएक्शन क्या होती है? फ्लोरीन अगर NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएं तो NaF बनेगा, NOF2 बनेगा। फ्लोरीन अगर NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएं तो NaFnO2 बनेगा। ये कब? कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये कब? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये तो फ्लोरीन सिर्फ 0 से -1 और -1, फ्लोरीन सिर्फ रेड्यूस हो रहा है, ओनली इट इज गेटिंग रेड्यूस, ओनली रेड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो 0 से रिएक्टेंट में फ्लोरीन प्रोडक्ट में -1 है, तो ये तो सिर्फ रिडक्शन हुआ। ये डिस्प्रपोर्शनेशन में तो एक घटी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए और दूसरा बढ़ी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, बस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। टेकिंग फर्दर एग्जांपल ऑफ फोर्थ एग्जांपल, अगर मैं बच्चों रिएक्शन ऑफ सल्फर S या S8 विद बेस, जैसे NaOH या कोई भी बेस, इसको अगर मैं लूं तो सल्फर S8 या फिर सल्फर ऐसे लिख दो, वो बेसिक मीडियम में NaOH, KOH कुछ भी हो, सल्फाइड में रेड्यूस हो जाता है एंड थायोसल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्लस H2O और रहेगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सल्फर बच्चों 0 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, तो सल्फर एलिमेंट ही रेड्यूस हुआ और सल्फर ही क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज फोस्फोरस। ये व्हाइट फोस्फोरस है बच्चों, इन व्हाइट फोस्फोरस इन रिएक्शन विद बेस,
जैसे NaOH, तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या रिएक्शन दिखाता है मेरे बच्चों, बेस के साथ ये रेड्यूस होके फॉस्फीन में जाता है और H2PO2 +1 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, रेड्यूस होके किस में गया, फॉस्फीन गैस में गया और फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होके किस में चला गया, हाइपोफॉस्फाइट में चला गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया ये। तो ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछी जाती है। ये रिएक्शन आपको 3, 4, 5 याद करनी है, ये बहुत बार पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन देखो, तो खासकर ये वाली रिएक्शन बहुत कॉमनली पूछी जाती है हैलोजन की, दो अलग अलग कंडीशन में, और ये सब एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। ये मैं सिर्फ एग्जांपल नहीं लिखवा रहा, ये मैं तीनों याद करने के लिए भी बोल रहा हूं आपको, बाकी मैंने याद करने के लिए नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको काम आएंगी। अभी तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर के लिए यू डोंट रिमेंबर, नॉट ए प्रॉब्लम, बट फर्दर ऑनवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। ये रिएक्शन आपको इतनी कॉमन है, दिस रिएक्शन स्पेशली इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन मोर देन 1 टाइम्स। ध्यान रखें, जैसे NaOH है तो ये क्या हो जाएगा, NaX एंड NaOX, सोडियम हैलाइड एंड सोडियम हाइपोहैलाइड। यहाँ पे NaOH है तो NaX एंड NaXO3, सोडियम हैलाइड एंड सोडियम हैलेट, लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे KOH है तो KX एंड KXO, पोटासियम हैलाइड एंड पोटासियम हाइपोहैलाइड। यहाँ पे KOH ले लेंगे तो KX एंड KXO3, पोटासियम हैलाइड एंड पोटासियम हैलेट, लाइक दिस, है ना। यहाँ पे COH ट्वाइस होगा तो कैल्शियम क्लोराइड होगा और कैल्शियम क्लोराइड होगा, तो लाइक दिस। वो अलग अलग बेस होगा तो कैटायन अलग अलग होता चला जाएगा इन एसिडिक रेडिकल के साथ, इन बेस के साथ, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट ये आपको MML होनी चाहिए। कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट और कंसंट्रेटेड दोनों में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेट होती है। रेड्यूस के दोनों में हैलोजन अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में जाता है और ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे हाइपो क्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड यानी कि हाइपोहैलाइट में, और ऑक्सीडाइज होकर ये हैलेट में जाता है। ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, हैलेट में, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट में जाएगा। जस्ट रिमेंबर इट। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सल्फर नॉन मेटल हो गया, फॉस्फोरस नॉन मेटल हो गया एंड हैलोजन नॉन मेटल हो गया। ये 3, 4, 5 तीनों रिएक्शन नॉन मेटल की बेस के साथ, NaOH, KOH, COH किसी भी बेस के साथ है। इनमें जब भी तीनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, और तीनों में जो रेड्यूस होने के बाद जा रहा है एलिमेंट, फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन, ये अपनी लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं। कॉमन चीज, हैलोजन की लोवेस्ट होती है -1 to +7, तो -1 लोवेस्ट में चला गया, रेड्यूस होके ऑक्सीडाइज होके अलग अलग जा रहे हैं। सल्फर अपनी लोवेस्ट होती है -2 से +6 और -2, तो रेड्यूस होके तो लोवेस्ट में जा रहा है। ऑक्सीडाइज होके +6 हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट में जा रहा है, पर रेड्यूस होके तो लोवेस्ट में जा रहा है। और फॉस्फोरस की लोवेस्ट होती है -3। तो सारे के सारे ये नॉन मेटल NaOH के साथ हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हैं बेस के साथ, रेड्यूस होके तो अपनी लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। ऑक्सीडाइज वाली स्टेट अलग है, कोई भी अपनी हाईएस्ट पॉसिबल में नहीं जा रहा, लेकिन ऑक्सीडाइज जरूर हो रहे हैं इन NaOH और KOH। तो दीज थ्री रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है, और यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में मैंने जानबूझ के दी है। तो सारी की सारी हैलोजन डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएंगी बेस के साथ, NaOH, KOH किसी बेस के साथ, लेकिन फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन में नहीं जाती, क्योंकि फ्लोरीन रिडक्शन में जाती है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन में नहीं जाती। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अमोनियम नाइट्रेट। अगर मैं बच्चों इसको हीट करूं तो N2O प्लस H2O बैलेंस करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, और अमोनियम नाइट्राइट इसको मैं हीट करूंगा तो N2 प्लस 2H2O। इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि ये एग्जांपल इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के हैं या इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के हैं या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ये किस चीज के एग्जांपल है, कौन सी तरह की रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं, यू नीड टू टेल। देखो, जब एक ही रिएक्टेंट है तो
इंटरमोलिकुलर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरमोलिकुलर में तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम आयन मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एटम आयन मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो इंटरमोलिकुलर तो हो नहीं सकती। तो अब दो में कंफ्यूजन हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर है या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, एक मोमेंट के लिए थिंक अबाउट इट एंड देन definitely I am going to tell you. I am here to teach you something good, something very interesting and something beyond not available easily. तो मेरे बच्चों, यहां पर अगर आप बात करो तो these are example of not disproportionation reaction but intramolecular redox reaction. क्यों? आप इसको तोड़ो, ये -3 में है, अमोनियम और नाइट्रेट में तोड़ लो तो ये +5 में है, ये -3 में है। प्रोडक्ट में क्या हो गया? +1 में हो गया। तो रिएक्टेंट साइड क्या होना चाहिए? डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए एलिमेंट की। ऑक्सीडेशन स्टेट एक होनी चाहिए, एवरेज तो एक हरदम ही आ जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक है इधर, तो यहां पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकती, और दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इंटर हो नहीं सकती, तो इंट्रामोलिकुलर की कैटेगरी में डेफिनेटली हम लोग रखेंगे। यहां अगर बात करें तो अमोनियम हो गया, और तोड़कर देखोगे तो नाइट्राइट हो गया। जब तक आप तोड़कर नहीं देख पाओगे, केमिस्ट्री आपको इंटरेस्ट से समझ में आनी स्टार्ट नहीं होगी। केमिस्ट्री वैसे ही डेवलप हुई है, तो आपको केमिस्ट्री को उसी के तरीके से समझना है। यहां हो गई बच्चों +3 और यहां हो गया -3, +3 एंड -3, यहां पे 0 है। प्रोडक्ट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रिएक्टेंट में -3, +3 एंड -3 है नाइट्रोजन, और प्रोडक्ट में 0 है। रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, प्रोडक्ट में 2 में हो, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, सेम एलिमेंट। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, इंटर तो है ही नहीं, तो इंट्रामोलिकुलर की कैटेगरी में दिस रिएक्शन फॉल्स ऑब्वियसली। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से देखो जरा, सेम रिएक्शन को। इसको मैं N2H4O2, N2H4O2, इसको मैं लिखूं N2 + 2H2O, फाइन। तो मैं बोलूंगा कि इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x + 4 - 2 ऑक्सीजन, तो x की वैल्यू 0 आ गई। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई 0 से 0, ये तो रेडॉक्स ही नहीं है, ये तो रेडॉक्स ही नहीं है, क्योंकि 0 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हो रही, पर हो रही है। तो देखो, अगर आप इसको इस तरह कंडेंस करके देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, इसलिए इसकी केमिस्ट्री एक्चुअल में समझ रही है तो अमोनियम और नाइट्रेट को अलग करके देखो, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग ऑन ग्राउंड, व्हाट हैपनिंग एट इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल, एट इंडिविजुअल एटम्स, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। नाइट्राइट वाला ऑक्सीडाइज रेड्यूस हो रहा है +3 0 में, और अमोनियम वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ यू थिंक दिस वे, इससे तो लगेगा रेडॉक्स नहीं है, बट दैट इज फॉल्स। रेडॉक्स है, पर एवरेज से फंडा अलग आ जाता है। तो यहां पर ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में आपको एक ही रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ये बात सही है। पर वहां पर अगर हम बात करें तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हुए ऑक्सीडाइज और रेड्यूस होके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट में जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन में, इसलिए यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ गए, इंटरमोलिकुलर में नहीं आए। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन को एक बिल्कुल कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोली जाती है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, कॉम प्रोपोर्शनेशन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं। यहां पे कॉम प्रोपोर्शनेशन, यहां पे डिस है, वैसे इतना ही फर्क है, बाकी स्पेलिंग सेम है। प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, इट इज
it is reverse of disproportionation reaction. It is reverse of disproportionation reaction. तो कॉम्प्रपोर्शनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है. जैसे मैं आपको बोलूं X2OH आयन से X नेगेटिव, या फिर मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं I2 प्लस NaOH, तो हैलाइड में रेड्यूस होके चला जाएगा एंड हैलेट में ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा. कब? जब ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है. अभी अभी हमने देखा. अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टी रिएक्शन भी ये होती है प्रैक्टिकली करवाएं तो NaI प्लस NaIO3 प्लस H2O, बैलेंस तो हम बाद में करेंगे बट रिएक्शन लिख लेते हैं. एक्चुअली बोथ रिएक्शन आर हैपनिंग. तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे -1 और यहां पर +5. तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़कर +5 में गया और वही एलिमेंट आयोडीन -1 में गया. तो दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और यहां पर क्या हो रहा है? -1 और +5 से 0 में गया, तो प्रोडक्ट में -1 है, प्रोडक्ट में +5 है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सिर्फ 0 में है. तो ये जस्ट उल्टा हो गया. तो ये क्या हो गया? कॉम्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. और इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का भी केस है. कॉम्प्रपोर्शनेशन इज आल्सो केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. सो बच्चों, कॉम्प्रपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. नाम भी मिलता जुलता है और बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हो. ये नहीं भूलोगे. इफ यू हर्ड अबाउट इट यू कैन इजीली कीप इन माइंड. वेरी वेरी सिंपल. तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्रपोर्शनेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई है आपकी. तो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में इवन कुछ दूसरी टाइप्स भी आप देखोगे रिडॉक्स रिएक्शन की, जो आपके काम आने के चांसेस निल हैं. उसमें आप इंटरमोलिकुलर के टाइप मिलेंगे आपको. ये सब एक आप देखोगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा आप देखोगे डिस्प्रोपोर्शनेशन डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का उल्टा होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. जिस तरह डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिस तरह डिस्प्रपोर्शनेशन का अपोजिट होता है कॉम्प्रपोर्शनेशन, सेम वे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का जस्ट अपोजिट नेचर का होता है डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. ये भी आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो. इवन एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन मेंशन है, पर आपको क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे. जो मैंने पहले बताए हैं वही काम आएंगे. इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. कॉम्बिनेशन मतलब जैसे Mg प्लस O2 गिविंग MgO, Mg या कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन Ca3N2 लाइक दिस. ठीक है. कॉम्बिनेशन में जो रिएक्टेंट साइड रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी कॉम्बिनेशन में? A प्लस बी गिविंग C टाइप सिचुएशन रहेगी. A और B में से वन और बोथ ऑफ A and B must be element.
यहाँ पे दोनों एलिमेंट है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म है, तो दोनों के दोनों में से कोई एक एलिमेंट होना जरूरी है या दोनों एलिमेंट होने जरूरी है, तभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिडॉक्स है तो पहचान ही सकते हो, 0 है, +2 है, 0 है और ये -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही। कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन जस्ट इसका उल्टा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं KCl + O2, तो ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा C गिविंग A + B। यही कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट बने उनमें से एक या फिर दोनों कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में जरूर होना चाहिए। जैसे O2 एलिमेंटल फॉर्म है आपका, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज, अगर मैं NH3 की बात करूं तो N2 आ गया और H2 आ गया, यहाँ पे दोनों एलिमेंट हो गए A और B, यहाँ पर एक एलिमेंट हुआ O2। तो डिकम्पोजिशन अगर मैं इसको जस्ट उल्टा करके लिख दूं N2 प्लस, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे बट अभी मैं मतलब समझा रहा हूं, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया और ये डिकम्पोजिशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन और ये डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के रिवर्स नेचर की होती है। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में अगर हम, रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कुछ डिस्प्लेस हो रहा हो, उसको हम फर्दर डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट redox reaction and non-metal displacement redox reaction। जैसे CuSO4 को जिंक मेटल अगर उसमें हम डाल दें CuSO4 के ब्लू कलर सॉल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और Cu रेड्यूस हो जाएगा, तो Cu+2 से Cu हो गया, ये तो रिडक्शन हो गया, और Zn से Zn+2 हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें एक मेटल ने डिस्प्लेस किया इसको, तो हम बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल ने डिस्प्लेसमेंट किया तो ये हो गया आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो, दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम बात करें किसी नॉन मेटल को हटा दें हम, जैसे H2O हो गया, NaOH, और कौन डिस्प्लेस हुआ, नॉन मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ इधर। यस और नो, अगर हम Ca + H2O बोले, CaOH2 + H2, देखो आयरन और बच्चों मैग्नीशियम, ये तो लिक्विड के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पर ये H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करते। आयरन और मैग्नीशियम ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसको भी हम रेड हॉट कंडीशन में ले लें तो ये बन जाएगा आपका Fe3O4 + H2, और स्टीम में अगर इसको रेड हॉट कंडीशन लेगी तो Fe2O3 + H2 बनेगा। खैर MgO + H2, तो क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल डिस्प्लेस हो गया, तो ये एग्जांपल किसके हो गए आपके, ये एग्जांपल हो गए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे मेटल इज डिस्प्लेस्ड। ये सारी रिडॉक्स रिएक्शन है, देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सोडियम कंपाउंड में हरदम +1 होता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये भी है, बट दीज आर वेरी सिंपल। इन सबको देखो तो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के ही टाइप है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, और ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप है। आप इस तरह देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो क्लासिफिकेशन है, उसी के ही केसेस ये भी काउंट किए जा सकते हैं, पर इनको अलग नाम दे दिया गया है, बस दैट्स ऑल, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो दीज आर ऑल्सो इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर के ही केसेस हैं ये सब। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी अलग से होगी,
तो दीज आर ऑल्सो क्लासिफिकेशन, बट मेन 3 क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखें, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, दैट्स ऑल। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं। ये तो हो गया, बहुत इजी चीज थी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि बताओ विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये रिएक्शन है NaOH कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया मैंने, क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और आपका ये एग्जाम्पल हो गया। तो देखो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हाइड्रोजन +1, तो कार्बन इसकी वजह से -1 और +1 आ गया, +1 एंड -1, इन दो बॉन्ड की वजह से +1 -1 -1 +1, इसी तरह -1 +1 -1 +1। पता है आप लोगों को ट्रिक मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर एक बॉन्ड की वजह से -1 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे +1। अब ये कार्बन क्या है, sp3, ये कार्बन भी सॉरी sp2 एंड sp2 है, दोनों के दोनों कार्बन। जब सेम एलिमेंट के एटम के बीच में बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन स्टेट देखते हैं, सेम हाइब्रिडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0। तो यहां पे क्या हो गया, इस बॉन्ड की वजह से क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। तो इस कार्बन पे क्या आ गया, +1 एंड -1, तो नेट क्या आ गया इधर, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बच्चों, और इधर भी नेट क्या रह गई, 2 बार +1 थी, एक बार माइनस थी, तो नेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रह गई। तो दोनों कार्बन, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिजन बोलते हैं इसको हम। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर क्या हो गया बच्चों, +1 +2 +3, इसकी वजह से 0, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसकी वजह से क्या होगी, -1 इसकी वजह से +1, इसकी वजह से 0, तो इसकी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1। तो देखो कार्बन रिएक्टेंट में +1 में है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट में कार्बन +3 में है, और प्रोडक्ट में -1 में भी है। बताओ ये इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर डिस्प्रपोर्शनेशन किस तरह की रिएक्शन हो गई। दिस रिएक्शन इज सेम एलिमेंट कार्बन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रेड्यूस भी हो रहा है, दिस लाइक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैटेगरी। तो मैंने ये एग्जांपल जानबूझ के इसलिए लिया है कि प्रोडक्ट में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो जरूरी नहीं है दो अलग अलग प्रोडक्ट में हो, एक प्रोडक्ट में हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, प्रोडक्ट में एक बढ़कर और दूसरी घटकर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, चाहे 2 प्रोडक्ट में हो या फिर एक ही प्रोडक्ट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट की रिएक्टेंट साइड बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, प्रोडक्ट में बढ़कर भी होगी और प्रोडक्ट में घटकर भी होगी। बस यही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। ओके बच्चों, एक थोड़ा सा मैं एक चीज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आईआईटी के लिए, नीट के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन का हम डायरेक्टली खूब अबंडेंस में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी बिग वेरी वॉल्यूमिनस चैप्टर दैट वी विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। तो बच्चों वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। वेरी vastly we cover, widely we cover. Right now
बाई चांस अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये 5 मिनट की चीज, 5-10 मिनट की इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पहले 11th स्टैंडर्ड में एक छोटा सा हिस्सा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता था जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस हमें पता होती थी 11th स्टैंडर्ड में। लेकिन अब आपको 12th स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो गई है। लेकिन कुछ बुक्स हैं और कभी कभार पेपर में भी बाई चांस ऑब्जेक्टिव में ये चीज पुराने ट्रेंड के ऊपर पूछ लेते हैं लोग 11th स्टैंडर्ड में ही, हल्की फुल्की चीज। बस सिर्फ और सिर्फ मैं इतना डिस्कशन करने जा रहा हूं कि you can understand these questions and you can do these questions. I am not going in nitty gritty, I am not going in detail of oxidation potential, that is electrode potential। दो तरह का हो गया, oxidation potential and reduction potential। electrode potential दो तरह का हो गया है मेरा, एक oxidation potential है और दूसरा हम बोलते हैं reduction potential। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं ओपी लिख देता हूं और रिडक्शन पोटेंशियल को मैं ईआरपी लिख देता हूं, ठीक है, और ईओपी, ई फॉर, है ना। एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज itself, tendency to oxidize itself increases, tendency to oxidize itself increases implies खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ी तो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, तो दूसरे को रेड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। दैट मीन्स टेंडेंसी टू reduce other chemical species decreases। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये चीज ध्यान रखें, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड ग्रेटर द टेंडेंसी टू रेड्यूस अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा रिडक्टेंट होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही दूसरे के लिए तगड़ा रेड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर दो या दो ज्यादा केमिकल स्पीशीज को कंपेयर करवाया जाए तो। मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल, एज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू reduce itself increases and tendency to oxidize other, खुद को अच्छा reduce करेगा तो दूसरे को अच्छा oxidize करेगा, tendency to oxidize as reduction potential increases, tendency to reduce itself increases। खुद को reduce करने की tendency increase हुई तो दूसरे को oxidize करने की tendency increases। सॉरी, वो पहले भी उल्टा कर लेना, रिवर्स कर लेना बाय मिस्टेक। आई हैव स्पोकन करेक्टली बट रिटन बाय मिस्टेक जस्ट अपोजिट व्हाट आई शुड हैव डन। तो इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो एज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू रेड्यूस इटसेल्फ इंक्रीजेस एंड टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ अदर्स इंक्रीजेस। खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ी, तो वो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रेड्यूसिंग टेंडेंसी मतलब खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी, और रेड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रेड्यूस करने की टेंडेंसी। समझना दो वर्ड्स को, रेड्यूसिंग टेंडेंसी मतलब खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी, मतलब यहां पे रेड्यूसिंग टेंडेंसी है, ये क्या है, रेड्यूसिंग टेंडेंसी है। और यहां पर ये क्या है,
दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज करने की क्या हो गई, पावर। दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी को ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलेंगे, दूसरे को रेड्यूस करने की टेंडेंसी को रेड्यूसिंग पावर बोलते हैं हम टर्म में, लैंग्वेज में। और खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी को रेड्यूसिंग टेंडेंसी, और खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी को रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हम लोग बोलते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रेड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा, कंपैरेटिवली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसको खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा। एज सिंपल एज दैट। बस इतना फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा आप ध्यान रखो। मैं आपको बोलूं Zn गिविंग Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है, तो ये ऑक्सीडेशन है, सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है जिंक का 0.76 वोल्ट, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अरे ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन इसी रिएक्शन के लिए तो लिख रखा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 atm और 298 केल्विन एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशंस। आप बोलोगे सर आपने तो मोल कॉन्सेप्ट में 1 atm एंड 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को एसटीपी की स्टैंडर्ड कंडीशन बोली थी। नहीं, मैं एसटीपी वाली नहीं बोल रहा हूं। एसटीपी वाली तो गैस के लिए होती है, ये सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, सबके लिए होती है थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मैंने यहां पर एसटीपी नहीं बोला, मैंने थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन बोला। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में है कोई, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेंगे, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इफ नथिंग इज मेंशन, ठीक है। और प्रेशर 1 बार लेंगे, लेकिन 1 atm, आईपीएसी तो बोलती है 1 बार एक्चुअल में, लेकिन 1 atm 1 बार क्या होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं दोनों, इसलिए दोनों के दोनों चलेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब मैं बात करूं कॉपर सॉलिड को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, -0.34 वोल्ट। मैं आपको बोलूंगा दोनों ऑक्सीडेशन में Zn से Zn+2, Cu से Cu+2। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, which has higher tendency to oxidize, ठीक है। सेकेंड, which has higher tendency to reduce, which is stronger reducing agent, ओके। देखो जी, ये कुछ क्वेश्चन है हम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये नोट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया है, नोट मतलब, और नोट नहीं लगाए तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट लगा दे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, और प्रेशर 1 atm पे करवाएंगे पूरी ये रिएक्शन, पूरी ये हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये रिएक्शन हुई तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ओके। अच्छा, तो बच्चों मुझे बताओ, दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गिवन कंडीशन पे किसी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, तो उसी कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल -x वोल्ट होगा। जैसे ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहां पर मैं रिडक्शन जस्ट उल्टा कर दो रिएक्शन को, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn सॉलिड, Cu+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu सॉलिड। तो इसका बताओ, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गए दोनों के दोनों इस बार, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है।
बताओ साइन अपोजिट कर दो, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा -0.76 वोल्ट, और वो कितना हो जाएगा +0.34 वोल्ट। तो क्या समझे, गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल -x वोल्ट हो जाएगा, लाइक दिस, जस्ट अपोजिट सेम रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रेड्यूस करे। विच हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का देखो, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका, जिंक का या फिर कॉपर का, दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यही तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बने। तो विच हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ कौन सा हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको खुद की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो कौन सा कपल हो गया, जिंक हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देन कॉपर, यस और नो। तो विच हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जिंक, यानी कि इस रिएक्शन की इस रिएक्शन का होने की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इस रिएक्शन वाले ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम है। विच हैज हायर टेंडेंसी टू रेड्यूस इटसेल्फ, तो इस बार रेड्यूस होने की टेंडेंसी देख रहे हैं खुद की, तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना बड़ा होगा उतनी ही रेड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल पहले लिख रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। बताओ ये बड़ी वैल्यू या ये बड़ी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, तो यहां से यहां, तो कॉपर +2 भी रेड्यूस होकर कॉपर पे जा रहा है और जिंक +2 भी, तो रेड्यूस होने के लिए तो ये दोनों है, ये तो रेड्यूस होने के बाद बने। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो बड़ी तो यही होगी। तो कॉपर +2 हैज हायर टेंडेंसी टू reduce itself. Copper +2 has higher tendency to reduce itself. Which is stronger reducing agent? And fourth, which is stronger oxidizing agent? अब मैं इसमें 4 ऑप्शन देता हूं, जिंक, कॉपर, Zn+2 एंड कॉपर +2। समझने की कोशिश करना, जिंक यहां पर भी 4 ऑप्शन है, कॉपर, Zn+2 एंड Cu+2। चारों में से किसी एक के ऊपर टिक करना है आपको। 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक, कॉपर, Zn+2, कॉपर +2, और ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इसी चीज को सोल्ट में कैसे दे देंगे, E0 Zn+2 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और इस चीज को सोल्ट में कैसे दे देंगे, E0 Cu+2 -0.34 वोल्ट, यानी कि Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीडेशन ही हो गया, Cu से Cu+2 ऑक्सीडेशन, जो OP लिख रहे थे उसकी बजाय इससे पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे भी लिख के दे देंगे, इक्वेशन आप लिख सकते हो जब इस तरह सोल्ट में देंगे तो बोलो, ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होती है। तो बताओ स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। बताओ इधर कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है अपने आप को, जिंक और कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिंक आयन और कॉपर आयन तो रेड्यूस कर रहे हैं, तो जिंक और कॉपर ही खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो जिंक और कॉपर ही रेड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। यहां पर Zn+2 और कॉपर +2 तो जिंक और कॉपर में रेड्यूस होके जा सकते हैं, तो जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है वही रेड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ये दोनों तो रेड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकते इन रिएक्शन के अनुसार, इन हाफ रिएक्शन के अनुसार ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, रिडक्शन हाफ। जिंक और कॉपर तो ही सकते, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वही दूसरे के लिए रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिडक्टेंट कहलाएगा, जिंक और कॉपर। अब बताओ जिसको खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा, वो दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, नोट लिखवाया था। तो किसको ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका देखो, इसका देखो, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है जिंक की ऑक्सीडाइज होने की, तो जिसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो दूसरे के लिए तगड़ा रेड्यूसिंग एजेंट। तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये भी नहीं होगा, समझ गए। नेक्स्ट, विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद को रेड्यूस करे, खुद को रेड्यूस करे, वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद को कौन रेड्यूस कर रहा है इधर बताओ? Zn+2 रेड्यूस कर रहा है जिंक आयन में, कॉपर+2 कॉपर में, लेकिन यहाँ पे जिंक और कॉपर तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? जो खुद को रेड्यूस करे। खुद को रेड्यूस जिंक और कॉपर आयन कर रहा है। जिंक और कॉपर मेटल तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो दूसरे के लिए रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और ये खुद को रेड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। तो क्या होंगे? जो खुद को रेड्यूस करें, खुद को रेड्यूस ये दोनों तो कर नहीं रहे, खुद को तो रेड्यूस ये दोनों कर रहे हैं जिंक कॉपर, जो खुद को रेड्यूस करे वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब बताओ +0.34 और -0.6 किसका रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? कॉपर+2 की ज्यादा है या जिंक की? कॉपर+2 का पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, तो खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे के लिए रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस इन सब चीजों को हमें मालूम होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, इनसे जो नेट रिडॉक्स रिएक्शन आएगी, देखो ये दोनों हैं, आपने देखा आपको सिर्फ इतना दे रखा है, देखो E0Zn+2Zn and E0Cu+2Cu, ये -0.76 वोल्ट है, ये +0.34 वोल्ट है, इतना दे रखा है। तो यानी कि Zn+2 से जिंक का रिडक्शन में होके गया तो -0.76 उसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन ही तो है। यहाँ +2 से 0 कॉपर में तो रिडक्शन ही है, साफ साफ पता चल रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर नोट। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है। अब आपको कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है? राइट हाफ रिएक्शंस, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो। सेकेंड, राइट सेल रिएक्शन, राइट कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन का मतलब कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एंड E0 सेल बताओ, E0 सेल का मतलब होता है सेल पोटेंशियल और सेल EMF बोला जाता है। तो इसको हम देखते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में तो रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ पहचानना होगा। देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो किसका रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? इसकी, कॉपर+2 से कॉपर की। तो ये देखो जिसका रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है उसका रिडक्शन करवाओ और दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन करवा दो, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ दोनों फिक्स करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्या कि रिडक्शन है Zn+2 से Zn और Cu+2 से Cu, दोनों रिडक्शन है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, उसकी रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उसको क्या कर दे? उसको रेड्यूस करवा दे। रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे होता है, तो यानी कि वो रिएक्शन कैथोड पे होगी। और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिएक्शन एनोड पे होगी। यस और नो? फाइन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये सबको याद होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है
उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसको ऑक्सीडाइज करवाएं और दूसरे वाले को रिड्यूस करवाएं। जो ऑक्सीडेशन करवाना है वो एनोड पे रिएक्शन होगी और जो रिडक्शन करवाना है वो कैथोड पे रिएक्शन होगी। यस और नो? और दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा और उस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन से कंप्लीट सेल पोटेंशियल भी आ जाएगा, सेल ईएमएफ जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उन्हीं से सेल पोटेंशियल भी आ जाएगा। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं फॉर यू। Zn प्लस टू Zn ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। इतना तो समझ में आया? बताओ किसका रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? इसकी। तो इसका क्या करवा दो? रिडक्शन। तो इसका क्या करवाना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। तो बताओ एनोड पे क्या होता है? सबको पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो बताओ ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, पर मुझे एनोड पे क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है एनोड पे। तो बताओ एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया? +0.76 वोल्ट या -0.76 वोल्ट? ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? साइन अपोजिट कर दो। अब इसका रिडक्शन करवाएंगे क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसको कैथोड पे रिड्यूस करवाओ और दूसरे वाले को एनोड पे ऑक्सीडाइज करवा दो। एट कैथोड बताओ कुछ एक का ऑक्सीडेशन एक का ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दी हुई होती है, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जो कॉमनली होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो क्या तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर ले सबके सब, या सबके सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, और फिर कंपेयर करें। कुछ को ऑक्सीडेशन और कुछ को रिडक्शन पोटेंशियल लगोगे तो कंपैरिजन में आपको प्रॉब्लम होगी। चीज बहुत इजी है और कंप्लीट डिटेल तो हम 12th में पढ़ेंगे इसका रिडक्शन। मैं वही पोर्शन करवा रहा हूं जो अभी सिलेबस से हट चुका है 11th स्टैंडर्ड के, बट आई एम डूइंग कि बाई चांस कोई पूछना चाहे या कोई पुरानी बुक हो, ऑथर के पुराना कंटेंट हो, तो वो ये छोटी मोटी चीजें 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड की पूछ लेता है। इसलिए मैं ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, बाकी कुछ नहीं। 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। कैथोड पे रिडक्शन, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ये। तो रिडक्शन करवाओ। रिडक्शन तो आपको पता ही है, रिडक्शन मतलब रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका रिडक्शन, कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे। बताओ रिडक्शन पोटेंशियल तो दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब मैं कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन लिखूंगा, यानी कि कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन में, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। 2 और 2 है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बराबर करता मल्टीप्लाई करके, जैसे बैलेंसिंग करता हूं रेडॉक्स रिएक्शन की सेम, तो अच्छी बात है। इसको मैं क्या कर दूंगा? Zn+2 सॉरी Cu+2 Zn गिविंग इधर Zn+2 एंड Cu। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? कैंसिल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ गए? 2। आप लोग जानते ही हो। बताओ इसका E नोट सेल, यानी कि इसको क्या बोलूंगा? सेल पोटेंशियल। कंप्लीट सेल रिएक्शन सेल पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल, कंप्लीट सेल रिएक्शन सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ। जैसी रिएक्शन वैसे ही उनके पोटेंशियल का नाम। तो देखो इसका क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये 1.1 वोल्ट आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई जो कि पूछा था। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई, वो कंप्लीट सेल पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। अगर आपकी ई सेल की वैल्यू आगे हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन होना चाहती है।
स्पॉन्टेनियस। अगर ये नेगेटिव है तो मतलब वो सेल वर्क नहीं करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद पे खुद हो जाए। जैसे जो हम बैटरी खरीदते हैं, रिस्ट वॉच की बैटरी, छोटे सेल खरीदते हैं, इन सब सेल का सेल पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियसली काम करेगा, उनका सेल पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो काम नहीं करेगा। दैट इज नॉट परफेक्टली डिजाइंड सेल। सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब बोलोगे सर ये कहां से आया? मैंने पूरा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चीज बताई है ये डायरेक्टली आपको बताया है कि सो दैट यू कैन डू क्वेश्चंस। मैंने बिल्कुल भी इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। यू नीड टू डू ओनली क्वेश्चंस। जो हल्के फुल्के क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड पूछेंगे वो आप आंसर कर पाओ। दैट ओनली आई हैव डिस्कस, नथिंग एल्स। 12th स्टैंडर्ड में हम पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हम डिटेल में पढ़ेंगे। 11th स्टैंडर्ड में आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज ए लॉन्ग स्टोरी। You need to understand in quite a long duration, which is not expected to do right now at this moment of 11th standard. ठीक है, तो ई सेल पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गए नोट सेल, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी। ई सेल नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, है ना। ये तरीका होता है आपका, राइट। तो ये चीजें हो गई कुछ। तो क्या करना है, जब इस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हो तो यहाँ पे दोनों रिडक्शन है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको रेड्यूस करवा दो कैथोड पे, और दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन करवा दो। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो उल्टा कर दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिखोगे माइनस करके इसका। यस और नो। सेल रिएक्शन क्या होती है? सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड करके सेल रिएक्शन आती है। क्या आती है? सुनो मेरी बात। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करके सेल रिएक्शन आती है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करके सेल पोटेंशियल आएगा। रिपीटिंग, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन बराबर करते हुए ऐड करते हैं तो कंप्लीट सेल रिएक्शन आती है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन आती है। इसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करके कंप्लीट सेल पोटेंशियल आएगा, कंप्लीट सेल ईएमएफ आएगा। इस तरह आप ध्यान रख सकते हो बच्चों। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और ऐड कर देना है तो आपका सेल पोटेंशियल आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा मत करना, डायरेक्टली ऐड कर देना। डायरेक्टली ऐड कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो ई सेल क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ रिएक्शन इज ई सेल। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो ई नोड सेल बोल देंगे, एनोड का ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल देंगे और कैथोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा और कुछ नहीं, राइट। ई सेल आपका पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद पे खुद होगी वो सेल, काम करेगी प्रॉपर। ई सेल नेगेटिव है तो वो काम नहीं करेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ई सेल 0 है तो इट इंप्लाइज सेल इक्विलिब्रियम पे है, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इसके डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोंट अप्लाई मच माइंड प्लीज। 11th स्टैंडर्ड में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, मैंने जो पढ़ा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला ये लास्ट 15-20 आधे घंटे का जो लेक्चर था, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इसके रिगार्डिंग के क्वेश्चन किसी भी बुक में, बालाजी पब्लिकेशन, नरेंद्र अवस्थी, जीआरबी पब्लिकेशन, किसी में नहीं मिलेंगे इसके क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड में, पर बाय चांस लोग दे देते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। अदरवाइज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टडी एज वेल। पर अभी तक तो आप लोग पढ़ चुके होंगे एट दिस जंक्शन, बिकॉज स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू फिनिश राइट नाउ redox reaction completely. Thank you very much. Do lot of practice. बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो बच्चों। मैंने जो असाइनमेंट दिए हैं, यू प्रैक्टिस ऑल दीज असाइनमेंट्स एज वेल। Whenever student do ask, I provide them assignments as well. My self-made own assignments.
यू स्टडी दीज असाइनमेंट्स। बच्चों जो आपको असाइनमेंट मिलते हैं, जब आप मेरे से असाइनमेंट पूछते हो, मैं असाइनमेंट देता हूं, तो आपके असाइनमेंट कुछ ऐसे रहते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो डीपीपी रहते हैं कोटा सिस्टम में, यानी कि टॉपिक वाइज, वो मैं पी से कवर करता हूं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स रिएक्शन के अलावा सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 35 से 40 पी दिए हैं, P1, P2, P3, P4 अप टू P35, राइट। वो टॉपिक वाइज होते हैं, सब टॉपिक। इक्विवेलेंट मास के ऊपर एक मिलेगा आपको, है ना। देखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे एक था या दो थे, यस और नो। स्टोइकियोमेट्री पे 4-5 थे पी आपके, है ना। तो ये पी क्या है, टॉपिक वाइज है। अब ए आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे आपको, A1 मिलेगा इजी जेई में नीट लेवल टाइप क्वेश्चन, 1 ऑप्शन करेक्ट। A2 मिलेंगे थोड़े मॉडरेटली टफ क्वेश्चंस, और A3 मिलेंगे, वो मिलेंगे एडवांस पैटर्न टाइप क्वेश्चंस। ए में A1, A2, A3 3 ए मिलते हैं आपको असाइनमेंट्स में, सभी में, पूरी केमिस्ट्री में। तो A3 मतलब जे एडवांस टाइप, उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी होंगे और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी होंगे, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन भी होंगे, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन भी होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे। आईआईटी जेईई में असर्शन रीजन आजकल नहीं पूछते, एम्स में पूछते थे। एम्स का एग्जामिनेशन अब नीट ही होने लग गया फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो एम्स का जो स्पेशल एग्जामिनेशन होता था इस साल तक, उसमें असर्शन रीजन पूछते थे। तो उस तरह के सारे क्वेश्चन A3 में मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। A1, A2 में 1 ऑप्शन करेक्ट ही मिलेंगे, बस लेवल का फर्क है। आर का मतलब, ए तो दोनों कवर हो गए, A1, A2, A3 इन ए में कवर हो गए। आर का मतलब R1, R2, R3। R3 में आईआईटी जेईई जो सब्जेक्टिव था, है ना, 1975, 1980, 98, 95, 2000, 2004, 5 तक जो भी सब्जेक्टिव आईआईटी जेईई के पेपर होते थे, उस टाइम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो R3 में मिलते हैं। R2 में जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आईआईटी के पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे आईआईटी स्क्रीनिंग होता था पहले, तो उसके पूछे हुए क्वेश्चन, या जेईई मेन के पूछे हुए क्वेश्चन, ये सब इसमें मिलते हैं। और R1 में सब एग्जामिनेशन, एम्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, AIEEE के भी क्वेश्चन मिलेंगे पुराने, नीट के भी क्वेश्चन मिलेंगे R1 में। तो ये मेडिकल से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन R1 में आपको मिलते हैं, मेडिकल से रिलेटेड, ये जेईई मेन से रिलेटेड हो जाएंगे। और ये जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन आईआईटी जेईई और जेईई एडवांस टाइप के, पर ऑब्जेक्टिव R2 में डाले हैं और सब्जेक्टिव R3 में डाले हैं। दैट इज द डिफरेंस सारे असाइनमेंट्स में। एंड M मतलब सब्जेक्टिव, नोबडी नोज व्हाट कैन चेंज। नीट भी हमारा सब्जेक्टिव हो गया था बीच में 2012 के आसपास। आईआईटी तो सब्जेक्टिव होता था 2005 से पहले पूरा, जस्ट लाइक यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आज भी आपको सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ता है, और आईआईटी पहले सब्जेक्टिव होता था। नोबडी नोज पैटर्न कैन चेंज एनी टाइम। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं बिकॉज वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इवन ओलंपियाड भी आपको बाद में, ओलंपियाड के 5 लेवल होते हैं, तो ओलंपियाड के नेक्स्ट लेवल्स 4 और 5th लेवल आपके सब्जेक्टिव पेपर टाइप होते हैं, क्योंकि उससे स्टूडेंट की नॉलेज परफेक्टली वो गेज करते हैं कि व्हाट दे हैव रिटन, जस्ट टिक मार्क तो नहीं किया। तो उसके लिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं M1, M2, M3 इन सब में। तो दिस इज हाउ असाइनमेंट्स आर डिजाइन ऑल, एंड दीज असाइनमेंट्स आर टोटली मेड बाय मी, क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय मी, एंड दीज असाइनमेंट्स आर यूनिक, दीज असाइनमेंट्स आर बेस्ट असाइनमेंट्स जो मैं आपको देता हूं। आपको ये असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, ओवरनाइट से क्वेश्चन सारे कलेक्ट किए गए हैं, बहुत सालों की मेहनत के बाद ये असाइनमेंट्स बने हैं। दैट इज वेरी चैलेंजिंग। एक इंस्टीट्यूट कई करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करता है तो एक सब्जेक्ट का मटेरियल तैयार होता है, क्योंकि उसको बहुत नॉलेजेबल फैकल्टीज, बहुत नॉलेजेबल, बहुत कॉस्टली फैकल्टीज उस मटेरियल के लिए लगानी पड़ती हैं, क्योंकि मटेरियल अच्छा डेवलप करने के लिए बहुत ही नॉलेजेबल बंदा चाहिए।
Average faculty, average teacher can't develop the good material for your IIT preparation, Olympiad preparation, and NEET preparation, all competitive examination. So my dear students, it is right blend of all type of questions, that is the assignment of Param. Thank you very much. Keep smiling, keep looking, do lot of questions, be the master of redox reaction. Next we will start equivalent concept, और equivalent concept में ज़्यादा चलेगा n फैक्टर का. तो दोस्तों कुछ n फैक्टर हल्का फुल्का आपने देखा और बहुत कुछ आप देखने वाले हो, बट इट इज द इजी गोइंग, टेक इट इजी. जय हिंद, जय भारत.